बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्केट बताए थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी खातिर। और आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम इंजीनियरिंग के हवाले से आल पाकिस्तान इंजीनियरिंग के आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, और ये इलेक्शन तकरीबन पाकिस्तान के 3 सूबों में हो रहे हैं, कराची, लाहौर और KPTC में। आज के जो इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नोमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज के इलेक्शन के अंदर क्या और कितने वोटर्स हैं, और इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग के हवाले से जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, डिग्रियाँ तो लेके घूमते हैं मगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इनका मंशूर है कि हमारी कामयाबी होगी और वसीम नज़ीर साहब जो है वो कामयाब होंगे और यकीनी तौर पे बेरोज़गार को रोज़गार फराहम करेंगे। इसी हवाले से हम बात करते हैं नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब ये बताइएगा कि आज जो 21 यूनिवर्सिटीज़ में आज इलेक्शन तो हो रहे हैं आल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के, और यकीन तौर पर कहा जाता है कि 2 ग्रुप बड़ा मजबूत हैं, मगर वसीम जो नज़ीर ग्रुप है उसकी कामयाबी नज़र आ रही है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये छाए हुए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, अगर हम पुराने इलेक्शंस देखते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, तो उसमें एक बात बहुत ख़ास तौर पे बहुत वाज़ेह है कि उसमें जो टर्न आउट रहता है वो लेस दैन 10% है। यानी 90% इंजीनियर अपना वोट ही कास्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस सिस्टम से, जो सिस्टम चला आ रहा है 40 साल से, वो इससे खुश नहीं है, इसलिए वो वोट डालने ही निकलता। वो कहता है इससे बेहतर है कि मैं अपना संडे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ। वसीम नज़ीर साहब एक नया विजन लेके आए। उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद जगह है, देखिए यहाँ तमाम प्रोफेशनल्स हैं। अक्सर आप ये कहते हैं ना कि एक सियासतदान है वो 70 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर पाया, वो ही यहाँ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वहाँ पर भी इस वक्त इंजीनियर हमारा तकरीबन 1,10,000 इंजीनियर्स हमारे जो बेरोज़गार हैं इस वक्त। तो वसीम नज़ीर साहब ने अपना विज़न दिया है कि जो चेयरमैन PEC है वो एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नंबर 2, इंजीनियर को भी पास आउट होने के बाद 1 साल का, बिल्कुल जैसे एक डॉक्टर को हाउस जॉब दी जाती है, इस तरह की एक ट्रेनिंग दी जाए जिसमें स्टिपेंड भी हो गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो इंजीनियर अपने आप को रेडी कर सके और वो कौम के धारे में शामिल हो सके। तो ये वो चीज़ है जिसको यूथ ने, फ्रेश इंजीनियर्स ने, ग्रेजुएट ने बहुत पसंद किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की 65% से ज़्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को बहुत वेलकम किया और इस वक्त यहाँ पर लोग वसीम नज़ीर साहब को वोट डाल रहे हैं। उन्होंने इस वक्त यहाँ पर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनको बिल्कुल रद्द कर दिया है, और पॉलिटिकल एफिलिएशन जो कि एक जो हमारे नॉर्मल जो कौमी इलेक्शंस होते हैं उनकी तरह नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि वो ये देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाहिद वो बॉडी है जो इंजीनियर की जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला करती है, उसके बारे में डिसीजन लेती है। ये बताइए कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है इससे पहले जो मुंतखब अहदेदारान थे, और आपने कहा कई लोग बेरोज़गार हैं, तो क्या वो हुकूमती सतह पर जो उन बेरोज़गार इंजीनियर उनके लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किए? सर, यही तो अनफॉर्चुनेटली होता है कि जब हुकूमत में आते हैं लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो वोट लेते हैं तो वो वोट वादों की बुनियाद पर होते हैं। कोई आता है कि मेरे 500 वोट हैं लिहाजा मुझे वाली मिनिस्ट्री चाहिए, मैंने आपको फ़लाँ हल्का जिताया इसलिए मुझे फ़लाँ मिनिस्ट्री चाहिए। सेम ऐसा ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी होता है। लोग दावे तो करके आते हैं, मैं अगर बात करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे सामने वादा किया गया इंजीनियर बैंक का, लेकिन दिया क्या गया? 10% डिस्काउंट। अरे खुदारा, आप इंजीनियर को उसकी डेस्टिनी दे दें, उसका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा बैंक से, तो 25% डिस्काउंट तो उस पर मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे इंजीनियरिंग का आपने शोबा बताया तो इसमें मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता लोग हैं, तो कुछ ऐसा भी तो होता है कि लोग डिग्रियाँ ले लेते हैं इंजीनियरिंग की और फिर वहाँ पे काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, तो क्या इसकी भी कोई तहकीकात करते हैं या कार्ड इशू होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर, तहकीकात तो होती हैं और उसमें रिजल्ट्स वगैरह ज़रूर देखे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब इस तरह के लोग वहाँ बैठे होंगे जो कि ख़ुद इस सिस्टम के थ्रू आए हैं, तो वो इस सिस्टम को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। इस सिस्टम को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का इंजीनियर, वो जो आज तक वोट नहीं डालता, वही बाहर निकल के इस सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, दफन कर सकता है। और मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से तमाम पाकिस्तान के इंजीनियर्स को कहूँगा कि आज बाहर निकलें, अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, बाहर निकलें, वोट डालें अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने यूथ के लिए, अपनी कौम के लिए। आप लोगों ने वो जो घर बैठे हुए इंजीनियर हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली, तो क्या उनसे आपने राब्ते किए कि उनको लाने की कोशिश की या वो खुद नाराज़ हैं? जी बिल्कुल, इवन के लॉकडाउन के बावजूद हमने पिछले 15-20 दिनों में हमने कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने इंडस्ट्री लेवल पे, एकेडमिया लेवल पे हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, वहाँ के लोगों को बुलाया और वहाँ वसीम नज़ीर साहब से उनकी डायरेक्ट मुलाकात करवाई गई। वहाँ पर हमने मुनाज़रे रखे ताकि वो इंजीनियरों से सवाल कर सके और पहले सेटिस्फाई हो वोट देने से पहले। अभी मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि यहाँ जो मेन मुकाबला चल रहा है 3 लोगों के दरमियान, उनमें से 2 वो हैं जो ये कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए और उसके बाद हम आपके लिए कुछ करेंगे। हालांकि वो गवर्नमेंट में उनको लालच दे रहे हैं नौकरी का। वो हालांकि 6 साल से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल चला रहे थे या वो 3 साल से हुकूमत के MNA हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं हम आएंगे तो कुछ करेंगे, जबकि वसीम नज़ीर साहब ने
सिर्फ वादा नहीं किया बल्कि इस पर काम शुरू कर दिया है। कामयाब इंजीनियर प्रोग्राम के नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें बहुत इंजीनियर्स जो उसके अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। और इंशाल्लाह वो पोर्टल जो अगर वसीम नज़ीर साहब कामयाब होते हैं तो वो तमाम इंजीनियर्स का जो वहाँ डेटा जमा हुआ है उसके ऊपर काम करते हुए उनकी जॉब्स के लिए काम किया जाएगा। CPEC का एक क्लॉज है 7, उसका जो एग्रीमेंट उसका क्लॉज 7 जो है वो ये कहता है, जिसमें नहीं अरब रुपयों को तो आप छोड़ें, उसके अंदर 7 लाख नौकरियाँ हैं सर। और ये रूल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई काम होगा तो उसमें 70% इंजीनियर, 70% जो प्रोफेशनल होंगे वो पाकिस्तान के होंगे, 30% बाहर के होंगे। उस क्लॉज को फ्रीज कर दिया गया है। उस फ्रीज करने से क्या हुआ कि पाकिस्तानी किसी इंजीनियर को, किसी टेक्नीशियन को वहाँ जॉब नहीं मिल रही। वसीम नज़ीर साहब ने कहा है कि अगर मैं चेयरमैन मुंतखब होता हूँ तो सबसे पहले उस क्लॉज को अनफ्रीज करूँगा ताकि वो 7 लाख नौकरियाँ बहाल हों और वो इंजीनियर्स जो जॉबलेस बैठे हैं या जो कि और जॉब्स कर रहे हैं, उबर करीम चला रहे हैं, फूड पांडा में बाइक चला रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, जो आपके वोटिंग का सिलसिला है तो क्या इसमें मेंबर्स वोट डालता है या कुछ और लोग भी आ जाते हैं बाहर से कि भी सियासी बुनियाद पर वोट डाल के चले गए, तो ऐसा भी कोई सिस्टम है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि चूंकि इस इलेक्शन को भी एक वो कौमी इलेक्शन बना दिया गया है जो हमारे मुल्क में होता है, जिसमें हर कोई ये चाहता है कि वहाँ पर भी जो है स्मार्ट तरीक़ों से वोटिंग की जाए, लेकिन आज तक कोई सिस्टम नहीं आया। उस सिस्टम को क्यों नहीं आने दिया जाता? इसीलिए नहीं आने दिया जाता क्योंकि अगर वो सिस्टम हट गया तो ये बोगस तरीके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग में जहाँ आपका इंजीनियर, आपके मुल्क का इंजीनियर वो सिस्टम बना सकता है जो कि फुल प्रूफ होगा, जिसके अंदर कोई इस तरह की धांधली करने का सिस्टम नहीं होगा, वो सिस्टम भी नहीं लाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि लोग तो वही हैं। तो यहाँ जब सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल होंगे, जब यहाँ वो लोग होंगे जो अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए, अपने यूथ के लिए जब जंग लड़ रहे होंगे, तो वो यकीनन ऐसा सिस्टम भी लेके आएंगे और ऐसे इंतखाबात भी लेके आएंगे जो बिल्कुल फुल प्रूफ होंगे। अच्छा, वसीम साहब जो है वो यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? वो तो लाहौर में मौजूद है, तो उन्हें अपने वोटर के साथ यहाँ होना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि उनका ताल्लुक लाहौर से, लिहाजा वो लाहौर में मौजूद है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में वो 3 दफ़ा यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट पर आए और उन्होंने ना सिर्फ एकेडमिया के लोगों से, स्टूडेंट से, फ्रेश ग्रेजुएट से, इंडस्ट्री के लोगों से और तमाम इंडस्ट्री से, किसी एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि तमाम इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की। और मुलाकात ये नहीं थी कि उन्होंने आके पोडियम के ऊपर और कोई तकरीर की, बल्कि उन्होंने मनाज़रे रखे थे जिसमें लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए और उन क्वेश्चंस के हवाले से उन्होंने लोगों को सेटिस्फाई किया, जवाब दिए। और लोग, सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें लोग खाना खाने के लिए नहीं आए थे, बिरयानी की प्लेट के लिए नहीं आए थे, बल्कि लोगों ने वहाँ अपने मसाइल डिस्कस करके जब उनका हल जाना तो आज वो लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, कितने वोटर्स हैं आपके कि जो पूरे पाकिस्तान में जो वोट कास्ट कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि वोटिंग का जो रेशो है वो कितना होगा? सर, कराची के अंदर अगर मैं बात करूं तो कराची में 34,000 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 34,000 इंजीनियर कराची में, तो उसमें कितने लोग रोज़गार पर? सर, उसमें से रोज़गार की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ना कि जो कराची के अंदर जो 34,000 इंजीनियर्स हैं उसमें से जो वोट कास्ट करने आते हैं वो जस्ट 10% होते हैं। लास्ट जो इलेक्शन अगर उसकी बात करूँ तो उसमें कराची से तकरीबन 10,800 वोट कास्ट हुआ, 10,800 लास्ट हुआ था। अब इस दफ़ा कितने इम्कान हैं? इस दफ़ा सर हमने जो कोशिश की है, हमने वसीम नज़ीर साहब को लाके सामने खड़ा किया, उन लोगों के सामने जो वोट ही कास्ट नहीं करते थे, और उनको हमने कहा कि आप वोट डालने के लिए आएँ। तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा वोट बढ़ेगा और इंशाल्लाह इंजीनियर ने अगर वाकई इस पाकिस्तान और इस यूथ के बारे में सोच लिया और अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सोच लिया तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ना सिर्फ टर्नआउट बड़ा होगा बल्कि इस सिस्टम जो है वो हमेशा के लिए। अच्छा, कराची में कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है? सर, टोटल 17 मकामात पर कराची में इस वक्त पोलिंग हो रही है, जिसमें कराची की यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट शामिल हैं। और उसमें वही वाली बात है कि कुछ कहीं पर टर्नआउट जो है बहुत कम है। क्या, और जैसे यहाँ हम खड़े हैं शेख ज़ैद इंस्टीट्यूट के बाहर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा ट्रैफिक फंस चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर हज़ारों वोटर्स आ रहे हैं। तो जहाँ पर अवेयरनेस है, जहाँ पर लोग सेटिस्फाइड हैं, जहाँ पर लोग समझ गए हैं इस सिस्टम को, वो वोट डालने के लिए निकल पड़े हैं। जहाँ भी नहीं निकले हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम 5 बजे तक हम वहाँ से मैक्सिमम लोगों को निकाल सकें। अच्छा, ये कोरोना की चौथी लहर है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग जो है वोटर्स हैं, तो आप क्या समझ लेंगे कोरोना के हवाले से इंजीनियर को काफ़ी नुकसान पहुंचा? सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे जब लॉकडाउन है लेकिन आप देख रहे हैं लोग पाबंदी के बावजूद निकल रहे हैं, क्योंकि ये पेट, ये रोज़ी जो है ना इंसान को बाहर निकालती है। तो वही इस इंजीनियर को वो रोज़ी ही इस वक्त वोट डालने के लिए बाहर निकाल के ला रही है कि वो इस वक्त कोरोना और तमाम ख़तरात को बलाए ताक रख कर वो इसलिए आ रहा है कि शायद मेरा मुस्तकबिल जो है वो इम्प्रूव हो जाए।
हमारी नोमान इंजीनियर साहब से बात हो रही थी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के आज इंतखाबात हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ लाहौर, KBC और कराची में, मगर आज बड़ा ज़बरदस्त रश देखने में आ रहा है। वोटिंग के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ जमील इंजीनियर साहब मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि ये वोट कास्ट करने आए हैं और साथ साथ ये इंजीनियर के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके भी कुछ ख्याल देते हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप एक इंजीनियर हैं और इसके अलावा जो आज वोटिंग हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे और क्या मुश्किलात हैं? क्या जो वोटर है, जो वसीम नज़ीर साहब को आप आए और देख रहे हैं कोई नया ग्रुप आया है, वो चाहते हैं कि बेरोज़गार को रोज़गार मिले, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन है फॉर इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबरशिप और जो है ना चेयरमैनों के लिए, तो ये अच्छा कदम है। हम तो वोट देंगे, बाकी अल्लाह इनको कहे कि इंजीनियरों के लिए जो है ना मसले हल करें, बाकी मैं और कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के आज इंतखाबात बड़ी ज़ोर शोर के साथ जारी हैं और यहाँ देख रहे हैं कि दो ग्रुपों में ज़बरदस्त मुकाबला है। वसीम नज़ीर साहब ग्रुप और इसके अलावा नजीब हारून ग्रुप में एक ज़बरदस्त मुकाबला। यकीन तो पाकिस्तान के 3 सूबे यानी कि लाहौर, KPC और कराची में ये इलेक्शन हो रहे हैं और तकरीबन 21 यूनिवर्सिटीज़ में ये इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ एवान साहब मौजूद है और ये भी इंजीनियर है और यकीनी तौर पे यहाँ बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है, जबकि कहा जा रहा है कि जो भी इंजीनियर है उसे नौकरी फराहम की जाएगी। मगर कहा कि साहब का जो यूनियन थी उन्होंने किसी किस्म से इंजीनियर को कोई नौकरी फराहम नहीं की। इसी हवाले से हम बात करते हैं इम्तियाज़ एवान साहब से। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। इम्तियाज़ साहब ये बताइए कि इंजीनियरिंग का आज इलेक्शन हो रहे हैं और यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि कई इंजीनियर जो हैं वो बेरोज़गार हैं। जो साहब का यूनियन थी उन्होंने आसरे में रखा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो साहब का मैनेजमेंट थी उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ सिवाय जो ना ईमेलों के और ईमेल के थ्रू इंजीनियरों को सिर्फ ये करते रहे कि भाई ये काम हो जाएगा, होगा, कोई काम नहीं है। हमें कुछ उम्मीद है नजीब साहब में इस दफ़ा, ये पढ़े लिखे बंदे हैं। और ये दूसरी ये कि जो जितने हमारे इंजीनियर्स हैं जो फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होते हैं, उसके बाद जो ना जॉब मिल रही है ना हाउस जॉब टाइप कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें ट्रेनिंग कराना चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे बड़ी बड़ी PI है जो है ना सिंध गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट टेक्निकल इदारे हैं उनमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब मैं खुद प्राइवेट जॉब करता हूं और प्राइवेट सेक्टर में आजकल ना तनख्वाह बढ़ा रहे हैं ना कुछ है और जुल्म है। मींस आप 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करें, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना कुछ नहीं मिल रहे हैं, ना गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। इंजीनियर होके मैं समझ रहा हूँ मैंने गलती की, मैं उस वक्त MBA कर लेता, कुछ और कर लेता, आज इस बेहतर पोजीशन में था इस इंजीनियरिंग से। आज आप वोट कास्ट करने आए तो क्या उम्मीद लेकर आए? मैं समझ रहा हूँ कि नजीब साहब अच्छे बंदे हैं और जो है ना मैं उस हिसाब से हो सकता है वो हमारे लिए कुछ कर लें। जब तक सब बैठ के 8-10 जो ना जितने भी पैनल के अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं बैठें और जो ना हमारे इंजीनियर्स के मसले को हल करें, बाकी सियासत करेंगे कभी भी नहीं होगी। जो पहले वाले भी सियासत कर रहे हैं और आगे भी आके भी यही करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा हमारा। इम्तियाज़ साहब, आप बार बार नजीब साहब का नाम ले रहे हैं, वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, 3 साल हो गए, तो उन्होंने इंजीनियरों के लिए क्या किया? आज आप उनके लिए बात कर रहे हैं? सर बात यह है कि ये पिछले 3 साल से बेचारे जो ना मैंने देखा है कि ये हर साल खड़े हो जाते हैं ना, उम्मीदवार होते हैं, पर इस साल हमने इनको चॉइस किया, इसलिए मैंने किया है कुछ चेंज लाना चाहते। पहले शाह साहब आए, XYZ आए हैं, जो भी आए, अब ये चेंज हो सकता है ये कुछ चेंज करके दें, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी बातों से कि ये कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। आप कह रहे हैं कि इनकी बातों से लग रहा है कि कुछ चेंज होगा। हुकूमत इनकी है, इंजीनियर पाकिस्तान में बेरोज़गार है, CPEC के 10,000 से 22 जो इंजीनियर हैं, तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि क्या ये जीतने के बाद आप लोग के मसले हल करेंगे? क्योंकि 3 साल में इनकी हुकूमत कुछ ना कर सकी तो वो क्या करेंगे? नहीं देखें, ये हमारे लिए कौमी असेंबली में बात कर सकते हैं, हो सकता है इमरान खान से बात कर सकते हैं, हो सकता है कोई जो ना दूसरे जो ना चैनल से कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर मेरे हिसाब से अब किसी को प्रेशराइज तो मैं भी नहीं कर सकता कि आप न, पर मैं ये सोच रहा हूँ शायद नजीब साहब कुछ ना कुछ बेहतर कर दें। मतलब क्या कर लेंगे? कराची के लिए तो कुछ नहीं किया, गटर लाइनें, पानी इलाके में रोड टूट फूट का शिकार वो MN है, तो उनके इलाके में तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो इंजीनियर के लिए वो काम क्या करेंगे? एक्चुअली देखें, वो एक पढ़े लिखे हैं, सऊदी अरब में काम किया है, मेरा एक्स बॉस था उसका जो उसके साथ उन्होंने काम किया है, उसने मुझे ये कहा था कि ही इज़ अ ब्रिलियंट इंजीनियर और वेरी कॉम्पिटेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो ना सिर्फ अच्छा है जो ना सिर्फ कौमी असेंबली का मेंबर बन जाए तो वो हर काम कर सके, नहीं हो सकता है। ये
इंजीनियरिंग काउंसिल में जाके मैनेजमेंट अच्छी कर दें और जो है ना बेहतर कर दें। इम्तियाज़ साहब, आप एक इंजीनियर हैं, आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो आप भी तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो आपको अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली? क्या आपका सियासी बैकग्राउंड सही नहीं है? नहीं, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, मैं तो कराची का। आपको सियासत में आना चाहिए था ना, ताकि आप भी एक अच्छे MLA या MP बनते, तो आप गरीबों की सोचते। सर, MNA MPA के लिए पैसे चाहिए और जो है ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए। हम पढ़े लिखे बंदे कराची वालों को तो वैसे ही जो है ना आपने देखा है कि खुदे लाइन लगा रहे हैं जो भी है। और कोशिश तो मैंने की पर हमें नहीं मिली। पर यह है कि शुरू से हमने प्राइवेट जॉब की है और अभी भी कर रहे हैं। पर यह है कि नाइंसाफ़ियाँ बहुत हैं, नाइंसाफ़ियाँ बहुत हैं। नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना, आप देखें अच्छे इंजीनियर सारे जो है ना भाग जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में चलेंगे और वो कहाँ काम भी नहीं करते। सबसे बड़ी यही बात है। ये सिस्टम कौन करेगा? इंजीनियरिंग काउंसिल ही करेगी ना, सिस्टम को बनाएं। सिर्फ ये है कि पैदागिरी ना करें। जो भी आता है ना वो अपने उसकी फॉर्म बड़ी पहले ज़ीरो से वो हीरो बन जाती है और कोई भी इंजीनियर्स के लिए काम नहीं हो रहा है। मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान काउंसिल इंजीनियरिंग के आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त आतिफ साहब जो हैं वोट डाल के आए हैं और इनको बड़ी तवक्को है कि कोई भी उम्मीदवार जीतेगा, वो जो बेरोज़गार इंजीनियर हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया होगा। मगर कुछ लोगों से जो बात हुई है तो उनका यही कहना है कि सिर्फ लोग आते हैं मुंतखब हो गए, वो सिर्फ अपने लिए आते हैं, किसी गरीब के लिए नहीं आते। हम आतिफ साहब से पूछते हैं कि ये एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब, ये बताइए कि बहुत सारे इंजीनियर जो हैं इस वक्त बेरोज़गार हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत को 3 साल हो गए और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इंजीनियरों के लिए बड़ी खदमात अंजाम दी है। तो अंजाम दिए है, तो आप बताएं कि कितने लोग इस वक्त बरसरे बेरोज़गार हैं? नहीं, ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पैदा हो रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो उनको अकोमोडेट कर सकें। तो बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इस वक्त मैं जो बात करने जा रहा था वो बद इंतज़ामी के ऊपर बात करना चाह रहा था। यहाँ पर लोग तो उम्मीद लेकर आए कि हम यहाँ से जब वोट देकर निकलेंगे, जो पैनल सेलेक्ट होगा तो वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। पहले आप यहाँ के इंतज़ामात जो इलेक्शन के दौरान के हैं वो भी इतने नाकाफ़ी थे कि 2.5 से 3 घंटे के बाद, हत्ता कि जनरल इलेक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप आधे घंटे में फारिग हो जाते हैं। यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं था। जितने भी पैनल्स हैं सब ने अपनी मार्केटिंग और ये इतनी सारी जो उन्होंने अपने लोगों को एडवर्टाइजमेंट की है उस पर तो इतना टाइम लगा दिया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाया कि जो इंजीनियर्स यहाँ वोट डालने आ रहे हैं उनकी सहूलत के लिए कुछ काम करें। यहाँ पर बहुत बढ़ा दिए जाते या वो लोग बढ़ा दिए जाते। आसिफ, इंजीनियर को तो सहूलत मिल ही नहीं रही, कई बेरोजगार हैं, तो ये आपको सहूलत क्या फराहम करेंगे? तो यही तो ना कि जिस उम्मीद को हम लेकर आए थे अब उसका अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मिलना कितना दूर है। कि इलेक्शन के दौरान अगर सहूलत नहीं मिल रही तो यहाँ से निकलने के बाद जब कोई किसी को पूछता नहीं है उस वक्त क्या सहूलत मिलेगी? तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक वसीम नज़ीर साहब है, एक जो है नजीब हारून साहब, वो मेंबर कौमी असम्बली है और कराची से उनका ताल्लुक़ है। 3 साल उनकी हुकूमत को हो गए, तो कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत से किसी भी इंजीनियर को नौकरी तो नहीं मिली बल्कि कोरोना मिला है। तो इस हवाले से क्या कहोगे? नहीं, कोरोना तो हुकूमत ने नहीं दिया, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन नजीब हारून साहब की आपने बात की तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वो थे MNA बनने से पहले भी। अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो सबसे ज़्यादा यानी एज एन इंडिविजुअल उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब तो हम उनको तो अप्रिशिएट करेंगे कि जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो 3 साल के अंदर कितने इंजीनियरों को नौकरी दिला दी उन्होंने अपने कोटे पे? नहीं, फ़र्द वाहिद का काम नहीं होता, ये तो पूरा सिस्टम है, तो उसमें तो ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। मेंबर कौमी असम्बली का एक सिस्टम होता है और उसको वोट कास्ट की जो उसको इसका बाकायदा कोटा होता है। नहीं, तो उसमें तो टाइम लगेगा। हो सकता है जो उन्होंने अच्छा काम किया हमारी नज़र में ना हो, हम तो उनको क्या आपकी क्या पर्ची उन तक नहीं थी? नहीं, 24 घंटे तो हम उन पर नज़र रखे हुए नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि अगर वो यहाँ पर इलेक्ट होंगे तो एटलीस्ट इस इदारे के लिए जो है कुछ अच्छा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हसन शाह इंजीनियर मौजूद हैं और यकीन तौर पर ये भी मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा जाता है कि 10,000 से ज़्यादा इंजीनियर जो है इस वक्त बेरोज़गार हैं। इनकी तवक्को है कि शायद कोई भी पैनल जीत के आए और जो भी इंजीनियर हैं उन्हें रोज़गार मिल जाए। इसी हवाले से हमारी बात करते हैं। हसन शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं शाह साहब ये बताइए करूँगा 10,000 इंजीनियर्स नहीं 27,000 इंजीनियर इस वक्त बेरोज़गार हैं पूरे पाकिस्तान में। और माशाल्लाह सब लोग तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर्स के लिए अभी तक किसी ने सही नहीं सोचा। इतने मैसेजेस, इतनी कॉल, हर चीज़ सेंड करते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि इंटर्नशिप सेंड कर दें, रिसर्च सेंड कर दें। जब मयार में थे तो ये सब चीज़ें थी नहीं। अब हज़ारों कॉलें आ रही हैं, हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, कभी किसी की पैनल की कॉल आ रही है, कभी किस पैनल की कॉल आ रही है। ये सब तो सब कर रहे हैं,
कभी इंजीनियर्स के लिए किसी ने नहीं सोचा कि उनके लिए जॉब्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाए, एक सैलरी स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। हर किसी के मैनिफेस्टो को अगर आप चेक कर लेंगे तो किसी के मैनिफेस्टो में सैलरी स्ट्रक्चर अभी तक डिफाइन नहीं है। जॉब शाह साहब आपने बताया 27,000, जबकि मुझे बताया गया कराची में 10,000 से ज्यादा इंजीनियर बेरोजगार हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि 27,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। 27,000 तो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं से मिल गई होगी, इससे ज़्यादा इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। और जो लोग करंटली एम्प्लॉयड है वो 10,000 12,000, फ्रेश इंजीनियर को तो लेबर से भी कम वेजेस पे रखते हैं। 10,000 12,000, एक मिनिमम लेबर की जो डिफाइंड सैलरी है वो भी 17,500 है। फ्रेश इंजीनियर 12,000 10,000 में काम कर रहे हैं। तो हमारा तो यही है कि जो भी पैनल जीते, पहली कोशिश ये करें कि इंजीनियर्स के सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से 3 साल हो गए, तो इंजीनियरों के लिए वफाकी या 3 हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ फराहम हुआ? सर मैं तो बिल्कुल नहीं समझता, कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को भी डिफाइन नहीं किया गया। गवर्नमेंट में भी सैलरीज BPS 17 में अगर आप लगते हैं तो 10 साल के बाद आपके जाके प्रमोशन होता है, और BPS 17 की भी टेक्निकल अलाउंस नहीं है इंजीनियर्स को। मैं कहता हूं कि आप डॉक्टर्स से थोड़ा सा वो समझें कि डॉक्टर्स का जो स्ट्रक्चर है ना, PMDC ने जो डिफाइन किया है, एक इंजीनियर भी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, डॉक्टर की तरह एक इंजीनियर भी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अगर आप उनसे थोड़ा सा मशवरा ले लें ना उस बॉडी से, अगर उसके आप पैनल को ड्राफ्ट करें तो आपको समझ आएगा कि इंजीनियर्स का क्या चल रहा है अभी सिस्टम। जो सारे इंजीनियर्स वोट करने आए हैं गर्मी में, हम तो अपना फ्यूचर देख के करने आए हैं भाई, हमारा तो फर्ज बनता है हम करने आए। लेकिन ये जो इतनी मेहनतें चल रही हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जीतने के बाद जो भी पैनल आए पहला सोचे कि भाई इंजीनियर्स का भी कुछ करना है। हमारा तो यही है बस। हाँ, हमारे साथ हसन शाह साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 27,000 से ज़ायद इंजीनियर इस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि ये पढ़े लिखे नौजवान जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, मगर इन्हें बेरोज़गारी के आलम में घर पे बिठा रखा है। कहा जाता है कि जब कि आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी उम्मीद है कि जो भी पैनल जीत कर आएगा वो यकीन तौर पर इंजीनियरों के लिए कोई ना कोई लाएअमल तय करेगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और हम दीगर इंजीनियर से भी बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी हसन शाह साहब से बातचीत हो रही थी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के आज इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त जारी है और मेरे साथ शहरी तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन इस वक्त मौजूद है रिजवान शम्स साहब। इनसे बात करेंगे आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसी हवाले से। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शम्स साहब ये बताइए कि तो एक तो पहले कि शहरी तंजीम पाकिस्तान की आप चेयरमैन है और इसके साथ साथ जो आज इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप यकीन तौर पे वसीम जो नज़ीर साहब हैं उनके आप एक बड़े सपोर्टर हैं। तो आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का इलेक्शन अभी तक तो देखें गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा टर्नआउट कम नज़र आ रहा है। बाकी नतीजा आएगा तो उसके सामने सबके सामने ही आ जाएगा। लेकिन एक बात कहनी है कि कराची में पहली दफ़ा कोई ऐसा शख्स कराची के नौजवानों के लिए उठा है जो इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। वसीम नज़ीर साहब ने जिस तरह कराची का प्रोग्राम दिया, जिस तरह उन्होंने कामयाब रोज़गार स्कीम मुतारिफ़ कराई, इससे पहले कभी नहीं हुई है। और जिस तरह उन्होंने CPEC के मुतालिक लोगों को आगाह किया और LT1 प्रोजेक्ट के मुतालिक आगाह किया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमेशा पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कब क्या कर देती है कुछ पता नहीं लगता। लेकिन इस वक्त कराची में सबको पता है, पाकिस्तान में सबको पता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। शाह साहब, कहा जा रहा है कि तकरीबन 27,000 इंजीनियर इस वक्त बेरोज़गार हैं। जो साबका काउंसिल की जो कमेटी थी तो उन्होंने इंजीनियर के लिए कुछ ना सोचा, उनके पेट पे लात मारी क्या? देखिए 27,000 तो तादाद कम बताई जा रही है। ये वो बताए जा रहे हैं जो किसी तरह नॉलेज में या हमारे यहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं उनके मुतालिक बात हो रही है। लेकिन तादाद इनसे कहीं ज़्यादा है। और माजी में हमेशा हमने ये देखने में आया है कि जब भी कोई इंजीनियरिंग का मामला आता है, कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, ऐसी कोई चीज़ आती है, तो बाहर से लोग बुला लिए जाते हैं। लोकल लोगों का यहाँ पे कोई सपोर्टर नहीं है। लोकल आदमी जो है वो बेचारा बैठा रहता है। और पहली दफ़ा वसीम साहब ने ये बाकायदा ऐलान किया कि हम लोकल लोगों को
आगे लेकर आएंगे। रिजवान साहब, आप कह रहे हैं कि बाहर से इंजीनियर लाए जाते हैं, हुकूमत बार बार ये दावा करती है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, हम उनकी खिदमत अंजाम लेंगे, तो क्या ये हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए? देखिए, हुकूमत का दावा जो है वो खोखला है। इंजीनियर जो कि वाकई में बहुत काबिल इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी खिदमत नहीं ली जाती। अगर उनकी खिदमत ली जा रही होती तो वो आज आपको नज़र आ रही होती, लेकिन आपको नहीं नज़र आ रही। शाह साहब, आप ही के ग्रुप में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और यकीन तौर पर नजीब हारून साहब वो एक इमरान खान साहब के करीब भी हैं, तो क्या उनको ये नहीं इल्म है कि 27,000 इंजीनियर बेरोज़गार हैं, तो वो वज़ीर आज़म से बात करें रोज़गार के लिए? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक MNA साहब इंजीनियरिंग का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी। उनके पास कराची में अपने हल्के के दीगर मसाइल इतने सारे हैं कि उनको वो हल करने चाहिए थे। वो हल करने के बजाय इस तरफ आ गए कि ये वाला इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, वो इलाके के मसाइल हल ना कर सके तो क्या इंजीनियरों के मसले हल नहीं करेंगे? कैसे मुमकिन है? आपको कैसे लगता है? देखिए ना, इमरान खान ने साफ कहा था कि हम कभी किसी इदारे में या मामलात में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, और ये फोरम तो है ही गैर सियासी, इसमें तो सियासत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब अगर कोई MNA आके खड़ा हो जाता है, तो एक पार्टी का MNA है, तो लाजमी सी बात है वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें सियासी हो जाती हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि वसीम नज़ीर साहब हैं, एक नया ग्रुप लेके पहली मरतबा सामने आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन जैसे कैंडिडेट को यकीन तौर पर तमाम इंजीनियर की नज़रें जो हैं उनकी कामयाबी की तरफ लगी है? वसीम साहब जो हैं वो पहली दफ़ा सामने नहीं आए, इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं वो, और उनका एक बाकायदा रिकॉर्ड है, उनका एक काम है, उनकी एक शख्सियत है, और वो एक ईमानदार आदमी जाने पहचाने जाते हैं, और उनके मुखालफिन भी ये बात जानते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो अगर वो आ जाते हैं तो ये हमें यकीन है इस बात का, शहरी तंजीम पाकिस्तान रिजवान शम्स को यकीन है कि अगर वो आ जाते हैं, वो जीत जाते हैं ये इलेक्शन, तो कराची के नौजवानों का बहुत भला होगा। अच्छा, आपने बात की शहरी तंजीम पाकिस्तान, तो ये क्या काम कर रही है शहर कायद के अंदर? शहरी तंजीम पाकिस्तान हर शहरी की तंजीम है, जो शहरी हैं, जो शहरी यहाँ पे रहते हैं, उनकी हुकूक़ के लिए बात करते हैं। जैसे आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, इनका साथ दे रहे हैं वसीम साहब का, तो वो भी उसका भी मकसद एक ही है कि किसी तरह से शहरियों के रोज़गार मिले, उनके मसाइल हल हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखते हों। जहाँ जहाँ ये मामला आते हैं वहाँ शहरी तंजीम मौजूद होती है। तो शहरी तंजीम जो है, क्या वो लॉकडाउन हुआ तकरीबन 18 मार्च 2020 से और 19 माह हो गए, तो इस दौरान आप लोगों की शहरी तंजीम की क्या खिदमत रही? देखिए, शहरी तंजीम ने जब पहली लहर आई लॉकडाउन की, तो बाकायदा अपनी मदद आप भरपूर तरीके से जो लोगों की मदद, शहरियों की मदद करनी थी राशन की सूरत में, दीगर सूरत में, वो की। हम उसमें साथ साथ रहे और उसमें हमने हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो हमें पता लगा कि वो इतनी हुकूमत के लिए मतलब वो अहमियत नहीं रखती और ज़बरदस्ती की लहर है। वो तीसरी जो लहर आई है वो तो समझ से ही बाहर है। अभी जो मौजूदा टाइम में हम कोविड के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, जो कराची की आबादी है जिसको बाकायदा वफाक ने तस्लीम किया हुआ है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन लगा के ख़त्म कर दें। अब इस वक्त वो कहते हैं कि नहीं जी 3.5 करोड़ लोगों को लगेगी, तो आबादी आपके पास 1 करोड़ 40 लाख है, वैक्सीन आप 3.5 लोगों को लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो कहा जाता है हुकूमत मर्दमशुमारी में 1 करोड़ दिखा रहे और वैक्सीन के लिए तस्लीम कर लिया कि 3 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल, उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया है। आप इसमें रिकॉर्ड उठा के देख लें, 30 जुलाई तक 5.9 मिलियन लोगों को तो वैक्सीन लगा चुके हैं वो। और अगर आप 1 करोड़ 40 लाख की आबादी की बात करते हैं तो आपके आबादी के अंदर तकरीबन 30 से 40 लाख तो वो हैं जो बच्चे हैं, बाकी 20 लाख वो बचते हैं जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं या ऐसे बीमारी जिनको आप खुद कहते हैं कि जी वैक्सीन नहीं लगा सकते। अच्छा रिजवान शम्स साहब, आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारा कौमी दिन आ रहा है, यानी कि 14 अगस्त और 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, तो शहरी तंजीम जो है वो 14 अगस्त की खुशियाँ कैसे मना रही है? अच्छा, शहरी तंजीम हर 14 अगस्त को पार्टिसिपेट करती है और इस तरह नहीं करती जिस तरह दीगर लोग करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम रखें जिसमें एजुकेशन से मुतालिक बच्चों ने अच्छी पोजीशन ली है तो उनको बाकायदा सर्टिफिकेट दें, अवार्ड दें, या दूसरी सूरत में हम ऐसे
कोई प्रोग्राम रखते हैं कि जिसमें किसी ना किसी को हम अप्रिशिएट करें कि इस शहर में उन्होंने किया क्या, इस शहर के लिए क्या किया। अब जैसे मिसाल के तौर पे 25 दिसंबर को शहरी तंजीम ने ये काम किया कि कायद-ए-आज़म की सालगिरह उनके घर के अंदर मनाई। तो शहरी तंजीम इस तरह का काम करती है। अब कायद-ए-आज़म के घर में जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी किसी ने सालगिरह नहीं बनाई। सब 25 दिसंबर को उनके मज़ार पे चले जाते, जाना हमें उनकी जाए पैदाइश पे चाहिए। हमारे साथ रिजवान शम्स साहब मौजूद थे और ये शहरी तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और आल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो इंतखाबात हो रहे हैं और सबकी तवक्को यही है कि वसीम नदीर साहब जीते और तकरीबन 27,000 जो लोग बेरोज़गार हैं उनका मिशन है कि मैं कामयाब हुआ तो बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करूँगा। और बल्कि रिजवान शम्स साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग मेंबर कौमी असम्बली हैं उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि उनके पास तो ओहदा है। अगर वो अपने ओहदे पर रह के अपने इलाके के मसाइल हल ना कर सकें तो वो इंजीनियर के मसाइल हल क्या करेंगे। मार्केट और मसाइल के स्पेशल प्रोग्राम इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।